आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। अपने ख़ास प्रोग्राम वोट की जंग के साथ हाजिर हूँ मैं मोही शादाब। नाज़रीन, इस तरह आप जानते हैं कि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। पूरी तरह से तमाम सियासी पार्टियाँ न सिर्फ तैयारियों में लगी हैं बल्कि शबाब पर है इंतखाबी मुहिम। तमाम रियासतों में तमाम सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने नारे हैं, अपने अपने इशूज़ हैं। लेकिन आवाम के असल इशूज़ क्या हैं, आवाम के मसाइल क्या है? आवाम जब वोट डालने जाएंगे तो जब वो मशीन का बटन दबाएंगे, मोहर लगाएंगे तो उनके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? अपने आज के इस प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम का मौजू है सियासी इशूज़, कितनी सियासत कितनी हकीकत। इंतखाबी इशूज़, कितनी सियासत कितनी हकीकत। तो ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं इसी के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं प्रोग्राम वोट की जंग। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं जो आज के इस प्रोग्राम वोट की जंग में शामिल हो रहे हैं। और वोट की जंग के तहत जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हम बात करेंगे इंतखाबी इशूज़, कितनी सियासत कितनी हकीकत। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिजवान खान साहब जो बीजेपी के लीडर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। रिजवान खान के अलावा हमारे साथ अनिल गर्ग साहब मौजूद हैं जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे तारिक अहमद लारी साहब जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। तो मैं अपने तमाम मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ, खान साहब आपका, गर्ग साहब आपका भी और लारी साहब का भी। जिस तरह हमने अर्ज़ किया कि तमाम सियासी पार्टियाँ मसरूफ़ हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम में, अपने अपने वादों के साथ, अपने नारों के साथ, अपने दावों के साथ। लेकिन असल इशूज़ क्या हैं वो सिर्फ आवाम जानते हैं। और जब आवाम फैसला करते हैं, राय देते हैं, उस वक्त वो मुद्दे उनके जहन में होते हैं। उस पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि असल मसाइल क्या हैं। क्या वो जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, क्या वो जो रैलियों में हो रहा है, या वो जो आवाम के दिल में है। तो हम आवाम के दिल को टटोलने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। तो आइए पहले सुनते हैं कि सियासी लीडरान के क्या दावे हैं, थोड़ी देर के लिए सुनते हैं। पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी, क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। परेशान है ये लोग गरीबों की कमाई को लूटते थे, गरीबों का पैसा निकालते थे, खा जाते थे। गरीब को न राशन मिलता था, गरीब को न पेंशन मिलती थी, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने, पिछली सरकार गरीबों को मकान नहीं देती थी, हमारी सरकार तो 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दी है। 43 लाख गरीबों को। क्या कर रही थी पिछली सरकार? 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पिछली सरकार नहीं दे पाती थी। ये सब राशन माफियाओं के वाले चला जाता था, गरीब देखता रह जाता था। लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। आप याद कीजिए 2017 में सपा क्या काम के आधार पर वोट मांगने गई थी? नहीं। इन पार्टियों की आदत थी, नया चुनाव, नए वायदे, नई बातें, बेवफाई करते हुए आगे बढ़ो, फिर नया चुनाव आए, नए वायदे करो, निकलते चलो। ये उनकी संस्कृति। मोदी जी ने देश को यह सिखा दिया कि अब
रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पॉलिटिकल पार्टी आ सकेगी, इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक परिस्थिति का परिवर्तन, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम ये कहते हैं, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये बात को हम कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, सोच दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार, और मैं उसमें जोड़ता हूं काम असरदार। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय की जरूरत की 1090 दी, और वही भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, ये फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सजाई दी थी, मुफ्त लोही आवाज दिए थे, और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो मिली, कई जगह पर मेट्रो मिली, एक्सप्रेसवे बनवाए, क्यूटो का सपना दिखाना, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं। एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी, ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का, और वे लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया, और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती, वो सहने में कोई उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। महिलाओं को जिस तरह से भागीदार बनाना चाहिए उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है। ये इसलिए कि सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है। तो ये जो जातिवाद, सांप्रदायिक जो राजनीति है ये खत्म हो सकती है। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से, कि एक बहुत बड़ा मौका है, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। विकास की राजनीति को लाइए इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। तो ये थे कुछ सियासी बयानात जो मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से जारी किए गए, और ये तो चंद बयान थे, एक झलक थी। 24 घंटे यही हो रहा है, बयानात और दावे किए जा रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से जो बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी है उसके वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हों या जेपी नड्डा जो पार्टी के सदर हैं, कि वो पुरानी सरकारों को कोसते हुए नजर आए। हालांकि इनको हुकूमत चलाते हुए काफ़ी वक्त अब हो चुका है। अखिलेश यादव को आपने देखा कि वो जो बीजेपी का एक नारा फ़र्क साहब, उसका मतलब बता रहे थे वो अपने तरीके से किस तरह का फ़र्क साहब है। प्रियंका गांधी अपने अंदाज में बात कर रही थी कि ख़वातीन को मजबूत करना है, और फ़िरक़े वाराना सियासत जो ज़ात पात की सियासत है उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बात की।
इससे पहले कि बातचीत शुरू का एक बार फिर मैं तारुफ करा दूँ अपने मेहमानों से जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं और इस बहस में शामिल हैं। रिजवान खान साहब हैं जो बीजेपी के लीडर हैं, अनिल गर्ग साहब हैं जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं और बहुत ही सोची समझी जो सियासी हिकमत अमलिया होती है उस पर बड़ी गहरी उनकी नज़र रहती है, और स्काइप पर तारिक अहमद लारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। तो पार्टियों से तो हम बाद में बात करेंगे, पहले एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सियासी तज्ज़ियाकार के रूप में हम पहले अनिल गर्ग साहब से जान लेते कि क्या महसूस किया आपने ये बयानात सुने, या और भी आप इन बयानात के अलावा जो आपकी पूरी नज़र है इलेक्शन पर, जो बयानात आ रहे हैं, जो दावे हो रहे हैं, जो वादे हो रहे हैं, कितना सच है, कितनी सियासत है, कितनी हकीकत है और कितना ताल्लुक़ है आवाम से, इनका सीधे सीधे हम गर्ग साहब से जानने की कोशिश करते हैं। जी गर्ग साहब। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा जो स्थायी मुद्दे रहते हैं वहाँ पे धर्म और जाति, वो इस बार भी रहने वाले हैं। आपने पिछली बार अनेक इलेक्शन में देखा होगा कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले बहुत सारे कार्यक्रम की बात होती है, सरकार के कार्यकाल की चर्चा रहती है, उनके परिणाम कैसे आएंगे उसकी चर्चा होती है, लेकिन चुनाव आते आते चुनाव के दिनों में एक ही चीज़ चलती है, वहाँ पे धर्म और जाति, वो इस बार भी रहने वाला है। यानी जाति के हिसाब से भी वहाँ पे कास्टिंग होगी और धर्म के हिसाब से भी होगी। इसलिए आपने देखा होगा जो सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, हिंदुत्व और हिंदुज़म, हिंदू कैसा होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चर्चा में चल पड़ी हैं। जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे वो लोग राम के दर्शन करने जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चलेंगी वहाँ पे, और वो उसका कोई वहाँ पे अल्टरनेटिव नहीं है, आएगा। लेकिन इस बार जो अलग चीज़ जुड़ी है, 5 साल का जो भाजपा का शासन है, भाजपा अपने शासन की जो खूबियाँ गिना रही है, कोरोना काल में वैक्सीनेशन होगा, कोरोना काल में जो फ्री राशनिंग होगी, आपका उज्ज्वला योजना के दौरान जो सिलेंडर बांटे होंगे, किसानों का डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, ये सब की चर्चा वो कर रही है। और सबसे बड़ी वह चर्चा कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर का फर्क मैं मान के चलता हूं साफ दिखता है। जो 5 साल का अखिलेश का शासन था उसके मुकाबले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ हुई है, अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2-3 चीजें उनके खिलाफ चल रही हैं। भाजपा पशुपेश में भी है, दुखी भी है, वो है किसान कानून। किसानों को लेकर जो कानून बने, पहले उसके समर्थन में बहुत आए, मैंने भी किसान कानून को अच्छे से पढ़ा था, मुझे उसमें कोई ऐसी चीज खराब नजर नहीं आई थी जो किसानों के खिलाफ हो। लेकिन किसी भी कारणों से या तो भाजपा या भाजपा के साथी किसानों तक वो बात नहीं पहुंचा पाया, उनकी जो भी मजबूरी रही हो वो कानून वापस लेने पड़े। उसके बावजूद भी वेस्टर्न यूपी में अभी भी उनको संशय बना हुआ है, क्योंकि जो जाट बेल्ट है वो उनको पक्ष में नहीं नजर आ रही। आपने पीछे देखा होगा अमित शाह जी ने बैठक की थी, परवेश वर्मा जी एक दिल्ली के जाट नेता हैं, उनके घर पर सभी जाट नेताओं को बुलाया था, उनको समझाने की कोशिश हुई, और एक बड़े मजेदार बात वहां उभर के आई, जो उनके सामने खड़े हैं, उनके विरोध में खड़े हैं जयंत चौधरी, उसकी तारीफों के पुल बांधे गए, कसीदे कढ़े गए। क्या मजबूरी है ये तो अब आप समझ सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारे जाट नेता जो चौधरी चरण सिंह के फॉलोइंग है, अजीत सिंह के चलते चलते जयंत चौधरी के भी फॉलोअर बन गए हैं, और आज हमारे विरोध में अगर वोट किया, अगर वेस्टर्न यूपी बीजेपी के पक्ष में नहीं आई तो काफी कुछ नतीजों पर असर पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है। किसानों का अपना फैक्टर होगा, गन्ना की जो 15 दिन के अंदर पैसे मिलना चाहिए। देखिए अखिलेश जी भी कह रहे हैं, यादव भी कह रहे हैं कि वे 15 दिन में पैसे दूंगा, लेकिन 2012-17 के बीच उनकी सरकार रही तो ऐसा नहीं हो पाया। किसानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन समझाने का है कि बीजेपी उसको कितना समझा पाई है। मैं मान के चलता हूं अभी बीजेपी में कहीं ना कहीं वहां पे कसक है, चूक है, इसलिए वो थोड़ी डरी हुई है। गर्ग साहब, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की और कहा कि कुछ फर्क आया है काफी, और आपने किसानों की बात भी की, लेकिन वहां एक मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, ये पब्लिक सब देख रही है। ये जो बीजेपी का सेल है, आईटी सेल है या प्रोपेगेंडा मशीनरी, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, जो सरकार का घोषणा पत्र है, लेकिन जो जनता देख रही है अपनी आंखों से, गाड़ी चढ़ा देता है एक मंत्री, जो कानून बनाने वाले हैं वो एक तरह से उन पर हत्या का इल्जाम लग जाता है, तो ये सब जनता देख रही है। हाँ, नहीं ऐसे एक बात और आप अपनी बात कहिएगा, किसानों की बात आपने की, खुद बीजेपी गवर्नर कहते हैं कि साहब मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब से कि साहब किसान मर गए, बोले मेरे लिए थोड़ी मरे हैं, ये भी सब देख रहा है ना लोग, तो ये इसका कितना फर्क पड़ने वाला है। मैं आपको दोनों चीज पे दोबारा बोलता हूँ। किसानों के मुद्दे में मैंने अभी कहा जो कानून बने थे वो कानून गलत नहीं थे। मैं उस किसानों के कानून को लेके बहुत अनेकों डिबेट्स में गया, मैंने लाइन दर लाइन पढ़ा है।
वो कानून जो थे वो किसानों के हित में ही थे, किसानों के खिलाफ नहीं थे। लेकिन चूंकि पंजाब के किसान खासकर ये अगर किसी के खिलाफ थे वो जो मंडी पे बैठे वो जो आड़ती हैं उनके खिलाफ थे, यानी उनकी मोनोपोली को कहीं तोड़ते थे, किसानों को आजादी देते थे। लेकिन मैं समझता हूँ वो जो आंदोलन था वो आड़तियों का आंदोलन था, वो किसानों की आड़ में किया गया, उसको कहीं ना कहीं से आर्थिक सहयोग भी मिला, कहीं से सपोर्ट भी मिली और वो एक लंबा टिक गया। ये भी एक कहानी है कि उसको सड़कों पे लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करते हुए क्यों किसानों को इतने लंबे समय तक वहां बैठने दिया गया। किसान थे या कोई भी थे, लॉ एंड ऑर्डर तो वो भी नहीं मान रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ के सड़क पे बैठे ना। देश की प्रमुख सड़कों को बंद कर देना किसी भी आंदोलन के चलते ये तो कोई उचित बात नहीं है और ये कोई अच्छी लाइन भी नहीं है। वो तो एक अलग तो मैं तो उसको भी आंदोलनकारी के लिए एक जगह होती है, जिस तरह पर करप्शन के खिलाफ आंदोलन जंतर मंतर पर चला। मैं यही कह रहा हूँ आपको, मैं तो उसमें भी कह रहा हूँ किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, जगह चाह रहे थे, वो इसको लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, फिर भी अगर उनको जगह नहीं मिली तो वो सड़क को ही जाम कर देंगे, ये कोई उचित बात नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा था कि आपने थोड़ा जो विश्लेषण है वो थोड़ा नहीं, मैं किसी पार्टी बेस पर नहीं करना, नहीं पार्टी बेसिस की नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में मुझे नहीं लग रहा था कुछ कानून में गड़बड़ थी। आंदोलन कहीं ना कहीं वो आड़तियों का आंदोलन था जो किसानों के बेस में किया। चलो मैं उसकी बात पे नहीं कह रहा, आपने जो दो बात की हैं, एक आपने लखीमपुर खीरी की बात की, दूसरी आपने चर्चा की भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लॉ एंड ऑर्डर ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं कर रहा था। मैं किसी मेरी घटना याद दिला दूं आपको, गेस्ट हाउस में उस व्यापारी की हत्या शायद भूल गए बताना, वहां भी पुलिस ने एक व्यापारी की हत्या की और उसको बाद में दूसरा रंग देने की कोशिश की, बाद में उसको यू टर्न करना पड़ा, वो सस्पेंड भी हुआ, वो आप भूल गए तो मैं कहा उसको मैं जोड़ देता हूँ। ये दो घटनाएं जरूर ऐसी घटना है जिसपे आपको एक घटना और है, एक एमएलए की रेप की घटना भी आपको याद दिला दूं, वो भी लॉ एंड ऑर्डर का एक किस्सा हुआ था जिसमें आप लेकिन ये कुछ घटनाएं हैं जो सामने दिखती हैं। लेकिन ओवरऑल का मतलब यह है कि शाम को व्यापारी अगर खुश है कि नहीं है, महिलाएं सेफ है कि नहीं है, ओवरऑल घटनाएं। बहरहाल आपसे बात जारी रखें गर्ग साहब, हम रिजवान खान साहब से भी जान लेते। रिजवान खान साहब, आप देख रहे थे जो सवालात मैंने किए, अभी गर्ग साहब को मैंने इंटरप्ट भी किया और अपनी बात रखी है। मैं वो बात जो जनता महसूस कर रही है वो बात मैंने रखी है, किसी पार्टी की बुनियाद पर नहीं रखी। तो आप कितना कन्विंस कर पाएंगे लोगों को? मंदिर चाहिए, जरूरी है, मंदिर भी चाहिए, लोगों को मस्जिद भी चाहिए, वो एक अलग मामला है, लेकिन लोगों को रोजगार भी चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात भी चाहिए। उन इश्यूज से क्या इस तरह के बयानात से सिर्फ आप लोग समझते हैं कि वोटर आपके हक में आ जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिंगल साइड एजेंडा है, ना जातिवाद ना क्षेत्रवाद। सीधे सीधे हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी में आके भाजपा का परचम थाम लेते हैं तो हमारा जो शिक्षण प्रशिक्षण होता है, क्योंकि एकमात्र पार्टी पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी है जहां के कार्यकर्ता प्रशिक्षित होते हैं। जैसे एक सैनिक को युद्ध अभ्यास कराया जाता है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर को तैयार किया जाता है, कार्यकर्ता निर्माण जिसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ ना जातिवाद होता है ना यहाँ क्षेत्रवाद होता है, यहाँ केवल एक ही चीज होती है, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद आज आप देखिए, जब से धारा 370 कश्मीर के अंदर से हटी है, 35 ईयर हटा है, आज कश्मीर के अंदर मुस्लिम नौजवान भाजपा का परचम लेके भाजपा के प्रचार प्रसार का काम करता है। कुछ लोग जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, राष्ट्रवाद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उन मुस्लिम नौजवानों की हत्या करते हैं। और जब मेरे मुस्लिम भाई की हत्या कर देते हैं, उसके बावजूद उसकी पत्नी, उसके परिवार से उसके पिता, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी बेटी निकल कर आती है और भारतीय जनता पार्टी का परचम थाम लेती है, तो यही राष्ट्रवाद, यही वो राष्ट्रवाद है जिसका सपना मुखर्जी ने देखा, अपना बलिदान दिया। यही वो राष्ट्रवाद है जिसका सपना दीनदयाल जी ने देखा, गुरुजी ने देखा, गोलकर जी ने देखा। वही राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद आज देश के अंदर जागृत हो रहा है। कश्मीर में आसिफा बच्ची का मर्डर भी हो जाता है। हाँ, आज भी देखिए, वही राष्ट्रवाद, छोटी बच्ची के साथ रेप किया जाता है उसको, ये भी राष्ट्रवाद का हिस्सा है। मुल्क हमें धमका नहीं पा रहा है, हम घर में घुस के मारे, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। आज चीन सरहदों पे पीछे हट रहा है, अपना तामझाम उठा के ले जा रहा है। ये वही राष्ट्रवाद, आज राष्ट्रवाद हमारे सैनिकों के अंदर भी है, आज राष्ट्रवाद हमारे नागरिकों के अंदर भी है। और ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना को लेकर ही हम आगे चल रहे हैं, तभी आस्थाओं का सम्मान हुआ, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम। क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए, बैनुल अक़वामी तौर पे देख लीजिए, जिस मुल्क के अंदर आज भी जंग चल रही है, जिस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले उनके लोग तैयार नहीं है, उस मुल्क के अंदर जंगें चल रही है, जहां जंगें चल रही है, जहां सिस्टम गड़बड़ा गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, उस मुल्क के अंदर महिलाएं अपना भरण पोषण करने के लिए, वेश्यावृत्ति करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी जहां सरहदें सुरक्षित नहीं है, कोई मजहब सुरक्षित नहीं है, कोई जाति सुरक्षित नहीं है, कोई समाज सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गैस सिलेंडर 1000 का खरीद रहे हैं लोग,
नहीं, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। 1,000 का जो किस मुल्क की क्या हालत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वोटों पर। वन बाई वन करके वोटर को ये नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है या पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश है, जब अखिलेश जी के नेतृत्व में सपा की सरकार चल रही थी तो यहाँ थाने ठेके पे चलते थे, ठेके पे चलता था थाना। चौकी का ठेकेदार एक सिपाही होता था, थानेदार को आदेशित करने वाला एक सिपाही होता था, वो एक समुदाय विशेष से आता था, एक जाति विशेष से आता था, लेकिन थाना इंचार्ज बिना उस ठेकेदार की अनुमति के थाने के अंदर ना तो किसी का मुकदमा कायम कर सकता था, ना किसी की चार्जशीट लगा सकता था, ना किसी में एफआईआर लगा सकता था। यानी ठेके पे थाने चलते थे। तो आज वो व्यवस्था खत्म हुई है, वो व्यवस्था समाप्त हुई है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरे गाजियाबाद के अंदर, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं, दिन दहाड़े व्यापारियों के अपहरण हो जाते थे। फिरौती की मंडी चलती थी और वहां फिरौती की मंडी में उसे अगर टाइम पे नहीं दिया तो व्यापारियों के बच्चों की हत्या करके लाश कहीं किसी कोने में किसी जंगल में फेंक दी जाती थी। तो वो ऐसा मेरे आंखों के सामने की बात है। अपनी मोहननगर से एक लाला जी अपनी फैक्ट्री उठा के हरियाणा चले गए, उनके बच्चे का अपहरण हो गया, टाइम पे फिरौती नहीं दे पाए। तो ये जब अखिलेश यादव की सरकार चलती थी तो ये गुंडों का जो शासन चलता था, यहाँ फिरौती की मंडी होती थी, थाने ठेके पे चलते थे। यानी एक हिस्ट्री सीटर वो एसएसपी को बताता था तुम्हें जिला कैसे चलाना है, हिस्ट्री सीटर। आज जब योगी जी का आया है, आप अभी भी देख लीजिए, टिकट देख लीजिए, आप साहिबाबाद का टिकट देख लीजिए, आप कैराना का टिकट देख लीजिए, आप सहारनपुर में टिकट देख लीजिए, जिनको भी गठबंधन ने टिकट दिया है सभी के सभी पे किसी में 20 मुकदमे है, किसी में 30 मुकदमे है, किसी में 5 मुकदमे है। चलिए ये हम तारिक साहब से इन बातों के जवाब जान लेते हैं। ये ठगबंधन तारिक लारी साहब से हम जवाब करेगा तो भारतीय जनता पार्टी। तारिक लारी साहब से जान ले। तारिक लारी साहब, आपकी पार्टी की तरफ भी इशारे किए काफी रिजवान खान साहब ने और कहा कि क्या होता था आपकी हुकूमत। हालांकि उन्होंने राष्ट्रवाद का जिक्र भी किया, मैंने कहा भी कि वहाँ आसिफा का रेप के बाद मर्डर भी हो जाता है, ये राष्ट्रवाद है, मॉब लिंचिंग भी हो जाती है, ये कानून और व्यवस्था है यूपी की। तो और आपकी पार्टी भी चूंकि जद में आ रही है कि आपके जमाने में बड़े ठेके लिए जाते थे क्राइम के। लारी साहब, उनका फोन कट गया, बहुत देर से मिला रहे हैं। हाँ, फोन मिलाइए उनको। हाँ, बहरहाल आप गर्ग साहब जो बातें कही अभी इन्होंने, रिजवान साहब ने समाजवादी पार्टी के ताल्लुक, हमने हालांकि लारी साहब से जवाब चाहे थे, उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप किस तरह देखते हैं, मतलब इनके इल्ज़ामात में कितना दम है, या एक विश्लेषक के तौर पर आपने क्या देखा, या अब जिस तरह अभी बात देखिए, दो बातें तो मैंने अभी शुरू में कही। लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो फर्क साफ दिखता है। मॉब लिंचिंग भी हो रही सर, मैं यही मैं कह रहा हूँ। हमने अभी हम 3 चर्चाओं की चर्चा कर रहे थे। लखीमपुर खीरी इसमें विशेषकर है क्योंकि वह मंत्री का बेटा इन्वॉल्व माना जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक घटना जरूर ऐसी दिखती है जिसमें किस कारण से भी वहाँ पे गाड़ी चढ़ा दी गई, लेकिन उसमें भी जब एक बैठक में एक इसमें आया था, विश्लेषण करते हुए देख रहे थे कि जो घटना वहाँ पे जो कैमरे से दिखाया गया था, उस घटना से पहले उसके साथ क्या बर्ताव हुआ उस जीप के साथ, ये नहीं कहीं पे दिखा गया था। क्योंकि मुझे ये नहीं दिख पाया कि वो एक्शन का रिएक्शन था या पहले। बहुत पुरानी थ्योरी है बीजेपी और संघ की एक्शन का रिएक्शन, ये गोदरा शुरू होती है। मैं संघ और बीजेपी की चर्चा कर रहा हूँ कि चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन आप एक बात भी देखिए कि उसके बाद जो SIT की रिपोर्ट भी आ चुकी है। मैं यही आपको कहना है, जो SIT टीम बनी वो भी उत्तर प्रदेश सरकार की SIT थी, वो भी भाजपा सरकार के द्वारा गठित हुई SIT थी, और उसने दूध का दूध न्याय का न्याय करते हुए उन्होंने कोई बिना पेशी पक्षपात के उन्होंने जो रिपोर्ट दी, आप ये मान के चलते ना ये लॉ एंड ऑर्डर की कामयाबी है या नहीं है। अगर मान लो वो गृह राज्य मंत्री देश के जो हैं उसके दबाव में आते, या वो उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में आते, या अन्य भाजपा नेताओं के दबाव में आते, तो SIT की रिपोर्ट ये नहीं होती जो आज उन्होंने फाइल की है। तो कहीं ना कहीं कानून का राज है। एसपी के मुकाबले बहुत दूर दूर तक, एसपी में तो आप अभी जो हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे, कम ज्यादा स्थिति ये थी कि लोग वहां डर के रहते थे, फिरौती की घटना होती थी, और एसपी के नेता इससे नकारते भी नहीं थे। आजम खान, आपने सुना होगा ना, आजम खान ने एक प्रचार के दौरान कहा कि ये इससे डीसी से मत डरियो, मैं इससे जूते साफ कराऊंगा। ये स्थिति वहां अफसरों की होती थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो पक्का है। दूसरी बात जो मैंने बताई कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश में इन सब के अलावा धर्म और जाति भी सर चढ़ के बोलता है। पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा है। इसका जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश हर पार्टी फिर करती है। एसपी भी करती है, बीजेपी भी करती है, बीएसपी भी करती है। बीएसपी का एक नारा आपने बहुत सुना होगा, जब वो सरकार सत्ता में जो शुरू में पार्टी आई थी, तिलक तराजू और तलवार। आज उससे वो इनकार करती है। आज वो तिलक वालों को भी साथ रखती है, तराजू वालों को भी रखती है, तलवार वालों को भी रखती है। लेकिन जब उसने शुरुआत की थी तो उन्होंने इसके लिए क्या क्या बोला था,
यानी वहां पे ये कोई नई चीज नहीं है जाति को लेके। हालांकि मैं इसके खास विरोध में हूं कि आप जाति और धर्म को लेके वोट मांगे, लेकिन हमारे संविधान में साफ लिखा है, हमारी संविधान ही जाति को मानती है, संविधान में जाति को लेके आपको आरक्षण है या बाकी चीजें लिखी हैं, अल्पसंख्यक को लेकर धर्म को लेकर लिखा हुआ है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा जिस दिन संविधान से जाति और धर्म को हटा दिया जाएगा, यानी जाति और धर्म किसी का कोई भी हो उसको सरकार वास्ता नहीं रखेगी, उस दिन सरकार शायद देश बदलेगा और संविधान बदलने के साथ देश तरक्की करेगा। चलिए खैर, लारी साहब से बात करेंगे, उनका हम माजरत भी चाहते हैं लारी साहब से कि वो डिस्कनेक्ट हुआ और उनको जो जहमत हुई उसके लिए, लेकिन ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कीजिए अपनी सुबह का नूरानी आगाज। तिलावत कुरान का दिलकश अंदाज, उर्दू तर्जुमे के साथ कलाम इलाही। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। रोजाना एक सिपारे से आगाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की बरकतों के खजाने, साथ में हम दोनात के भी नजराने। मुस्तफा गए, मुस्तफा गए। दरस कुरान रोजाना सुबह 6:30 बजे, सिर्फ आलमी सहारा पर। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। हम देख रहे हैं वोट की जंग, और वोट की जंग में आज हम बात कर रहे हैं जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पर जो वादे और दावे किए जा रहे हैं, जो इंतखाबी इशूज़ है उसमें कितनी सियासत है और कितनी हकीकत है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिजवान खान साहब जो बीजेपी के लीडर हैं, और अनिल गर्ग साहब जो सियासी चर्चा निगार हैं, और मोहतरम तारिक अहमद लारी साहब जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ स्काइप पर जुड़े हैं। लारी साहब, आपको मेरे ख्याल से आवाज़ अगर आ रही है तो मैं आपसे सवाल करूं। आप सुन पा रहे हैं लारी साहब हमको? बहरहाल लारी साहब तक हमारी आवाज़ अभी नहीं पहुंच रही है, अभी हम उनसे थोड़ी देर में रब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर रिजवान खान साहब से बात करते हैं। रिजवान खान साहब, बात वही है, घूम फिर कर वही राष्ट्रवाद पे आ जाती है, वही बाहरी मुल्कों पर आ जाती है। मुकामी जो इश्यूज़ हैं, जो सबके सामने हैं, जिनसे जूझ रहा है यहाँ का आवाम, उसका भी फ़र्क आप महसूस करिए। आप उसको कितनी गहराई से देख रहे हैं चीज़ों को? बार बार जिक्र हो रहा है, महंगाई कहाँ है, बेरोज़गारी है। अभी आपने देखा कि रेलवे भर्ती में जो घपला हुआ, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जो सामने आता भी नहीं है, हालांकि सोशल मीडिया पर सब आ रहा है। तो उस पर तवज्जो क्यों नहीं है आखिर? क्यों उसी मंदिर मस्जिद में लगे हैं? क्यों पाकिस्तान, क्यों भाईजान, क्यों कश्मीर? ये सियासत अब तो जरूरत नहीं है बीजेपी को ये करने की। देखिए, अगर आप पूरे 5 साल का आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल निकाल कर देखेंगे तो प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। आप ही अपने आसपास का ही ले लीजिए। मेरठ जाने के लिए, जब हम मेरठ जाने की सोचते थे तो कम से कम 2.5 घंटे का प्लान करते थे। आज मेरठ जाने के लिए कंप्लीट हुए इनके जमाने में लगते हैं, कंप्लीट इनके जमाने में हुए, इन्हीं के जमाने में सैंक्शन हुए। आदरणीय जनरल वीके सिंह जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में उसे बनवाया, और आप ये देखिए पूरा कॉरिडोर बन गया, और आज आप 20 मिनट में 25 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना, आप ये देखिए इधर से मेरठ मोड़ से लेकर, मैं केवल ये गाजियाबाद की बता रहा हूँ, ताज एक्सप्रेसवे के लिए प्रताप विहार वाला फ्लाईओवर बना, तमाम विकास कार्य, कितने आरओबी बने, कितने अंडरपास बने। मोहन नगर के अंदर 2.5-3 घंटे का जाम लगता था, वो जाम खत्म हुआ। आज सड़कों का चौतरफा जाल बिछा है, हाईवे बने हैं। आप चारों तरफ देखिए, माफियाओं पे जो सिकंजा कसा, वो तो अलग लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन हुआ है, लेकिन मैं विकास के कार्यों की बात बता रहा हूं। तो आज अगर किसी ने सोचा है, अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन के आया तो उसने गरीबों के आवास के लिए सोचा, और उत्तर प्रदेश के अंदर 41 लाख गरीब परिवारों को, 41 लाख गरीब परिवारों को मकान मिले, आवास मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसमें 40 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले और लगभग 1 लाख मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिले। इससे पहले योजनाएं बनती थी, लेकिन सीधे वो जनता को लाभ नहीं मिलता था, कागजों में योजनाएं होती थी, खाना पूर्ति होती थी। मुझे इससे पहले की सरकारों में आप बता दीजिए कितने गरीबों को मकान मिले।
किसानों को डायरेक्ट धन उनके खाते के अंदर सीबीडीटी के माध्यम से डायरेक्ट सम्मान निधि के रूप में दिया गया। किसानों को 32,000 करोड़ रुपए सालाना किसी सरकार ने किसान को सम्मान निधि के रूप में दिया, और 6,000 रुपए साल का एक किसान को, जिसके पास 4 एकड़ भूमि भी है, जिसके पास 6 एकड़ भूमि है, 2 एकड़ भूमि भी है, वो किसान भी उसमें एलिजिबल है, वो भरता है, उसे मिल जाता है। यही शिक्षा का क्षेत्र सुधरा है। आप यहाँ पे आप जितनी, मैं आपको बताता चला जाऊं, मैं बता रहा हूँ जितनी सुविधाएं मिली है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में यूपी को मिला, उत्तर प्रदेश को मिला। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण में प्रथम उत्तर प्रदेश आया। उसके अलावा सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक यही एक उत्तर प्रदेश था जहां 18,000 गांव 2017 तक बिजली से वंचित थे। 18,000 गांव, आप अंदाजा लगाइए, वहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम पहली बार नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। माफ करना रिजवान साहब, मैं आपको रोकता हूँ, बड़ी मुश्किल से लारी साहब से राब्ता हुआ है। तारिक अहमद लारी साहब, पहले तो मैं आपसे एक बार फिर माजरत चाहता हूं कि जो आपको दुश्वारी हो रही है तकनीकी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, उसके लिए आप हमें माफ़ कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम आपने कितना सुना हमारे मेहमानों को, लेकिन रिजवान साहब से हमारी इसी पर बात हो रही थी कि जो असल इश्यूज़ हैं, ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, कश्मीर की बात कर रहे थे, पड़ोसी मुल्कों की बात कर रहे थे। अब हमने इनसे बात की थी जो रोज़गार के मामलात हैं। इन्होंने आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम भी लगाया कि आपकी पार्टी के ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालात, क्या सूरत हाल थी। तो आपने अगर वो इल्ज़ाम सुने हो तो उनका जवाब भी दीजिए, और वरना आपकी क्या इश्यूज़ हैं, आप किन चीज़ों को लेकर आवाम के दरमियान हैं। भाई मैं इनकी बात तो सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता सब एक ही रटी रटाई भाषा जो इनको दिया जाता है वही बोलते हैं, जो इनको दिखाया जाता है वही बोलते हैं। तो मुझे अंदाजा है कि ये क्या बोल सकते हैं। इनको दिखती है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर दिख रही है, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई दिया कि हाथरस में इनकी गुंडी पुलिस ने, गुंडे एडीजी ने एक लड़की का जिसका बलात्कार हुआ उसको मिट्टी का तेल जला के रात में जला दिया, जो हिंदू धर्म के विपरीत था, और ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। ये औरतों की अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं जो औरतों का चीरहरण किए हैं। अभी लखीमपुर कांड हुआ, आप लोग ने देखा भी, लखीमपुर में ही चीरहरण भी हुआ और लखीमपुर में ही बाकायदा गाड़ियों से क्या नाम है किसानों को कुचला भी गया। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये तो भाई राम राज है। राम राज में तो गरीबों, किसानों, दलितों, अकलितों को मतला जाएगा, कुचला जाएगा, जलाया जाएगा, मारा जाएगा। ये इनके हिसाब से ये पूरी मनुस्मृति लागू करने के मूड में है। तो मनुस्मृति के हिसाब से इन्होंने जो किया वो गैर कानूनी नहीं, कानूनी था। तो ये सारे कानूनी काम करते हैं, पुलिस से जलवाते हैं, पुलिस से मरवाते हैं, मंत्री लोग इनके गाड़ी चलाते हैं और गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, मर्डर करते हैं। वो रामराज में है। हमारे में अगर हम लैपटॉप बांटे, मेट्रो स्टेशंस दे, मेट्रो लेन चलवाए, हाईवेज बनवाए, एक्सप्रेसवेज बनवाए, तो वो जो है वो रावण राज है। वो कलयुग में रावण राज हो रहा है। और वो क्या कहा जाए इसको, गुंडागर्दी का राज है, जिसमें एक्सप्रेसवे बने हैं और मेट्रो बनी है, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल बने थे, जिसमें नौजवानों को नौकरियां दी जा रही थी, जिसमें बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे थे। इनके हिसाब से तो लैपटॉप देना तो बहुत ही गंदा काम है। लड़कियों को तो मोबाइल और लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन देना ही नहीं चाहिए। ये रिजवान साहब ये कहना चाहते हैं, क्योंकि ये तालिबानी सोच के लोग हैं। ये कभी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे। अरे चीन की भी बात कर लो भाई, कि चीन कितना बड़ा दुश्मन है हमारा। चीन ने कितने लाख किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली आपके रहते रहते। कितने जवान चीन ने हमारे मार दिए आपके रहते रहते, जब आप कह रहे थे कि चीन से आंखें लाल करके बात की जाएगी। कोई चीन से आंखें लाल नहीं की, उन्होंने तो उल्टा आंखें निकाल दी हम लोगों की। तो ये कब आंखें लाल करेंगे मेरी समझ में नहीं आता है। अब रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार तो तब होगा जब ये कुछ काम करेंगे। इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। क्या किया है इन्होंने? ये क्या नाम है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, वो हमारा काम था। ये क्या है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन का क्या काम किया है? कौन से नए हॉस्पिटल बनाए? जो पुराने हॉस्पिटल थे उनको मेडिकल कॉलेज के रूप में तब्दील कर दिया। जो पुराने हॉस्पिटल थे इन्होंने उसको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। इन्होंने कोई नई सुविधा नहीं दी। हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, हम बात करते हैं घरों की, हम बात करते हैं रोजगार की, नौकरी की, खाने पीने की, किसानों की, दलितों की, अकलियतों की। ये इनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि इनके हिसाब से दलित, अकलियत,
और किसान ये सब जीने के हकदार नहीं है। तो रिजवान साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मोदी जी से गुजारिश करिए कि सरकार उनकी है, हम लोग को लाइन से खड़ा करके, आर्मी में भी सब है, लाइन से खड़ा करके हम लोग को बम से उड़ा दे, मरवा दे। तारिक साहब ये लोग भी जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल मैं और कर लूं पहले। अब रिजवान साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। तारिक भाई, सवाल ये है कि जब इनके वोटरों को, जिन पर ये भरोसा करते हैं और इन्हें बड़ी उम्मीद भी है, उनको वही चाहिए, धर्म की राजनीति चाहिए, उनको गैस सिलेंडर के पैसे कम नहीं चाहिए, उनको महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बेरोजगारी चाहिए। अभी हमारे गर्ग साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वो भी कह रहे थे किसान आंदोलन तो फर्जी था, वो सब आरती थे। तो आप कैसे समझाएंगे फिर अपने वोटों को, कैसे महंगाई की बात करेंगे जब उन लोगों को वही चाहिए? तो जब इन्होंने कुचला है तो उस जगह के और पूरे देश के किसान खुद ही समझ गए कि इनको क्या चाहिए। ये आप इनकी जबानी चुनाव देखते रहिए। ये जो आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं, तो ये भी उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। इनका अपना सिस्टम है, इनकी अपनी सोच है, ये अपनी सोच से बात कर रहे हैं। ये मतदाताओं की सोच से बात नहीं कर रहे हैं। ये किसी कीमत पे कहां से ये मतदाता की सोच की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि किसान आंदोलन गलत था। अगर किसान आंदोलन गलत था तो मोदी जी ने वापस क्यों लिया किसान कानून? ये 3 काले कानून वापस क्यों लिए? और क्यों नहीं एमएसपी की बात कर रहे हैं, जिसकी डिमांड क्या नाम है किसान लोग कर रहे हैं? हम एमएसपी देंगे, ये हमारा वादा है। एमएसपी बिल्कुल, यूपी में एमएसपी लागू होगा और यूपी के बाहर के किसान, बाहर से यूपी में किसान आके अपना माल नहीं बेच पाएंगे, ये भी लागू होगा। करेंगे यहाँ पे। लाली साहब, रिजवान साहब ये भी कह रहे थे कि इनके जमाने में बिजली नहीं थी गाँव में, क्या बिजली देंगे? अब इनके इतने उन्होंने बताया, पूरे आंकड़े बता रहे थे कि बिजली नहीं थी गाँवों में, अब बिजली देने का वादा कहाँ से देंगे बिजली? तो देखिए, उसके आंकड़े ये हैं कि बुंदेलखंड की तरफ सबसे ज्यादा धूप होती है, तो वहां पे हम लोगों ने जो सोलर पावर प्लांट्स लगाए थे, बड़े बड़े लगाए थे, 20-20 हजार मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाए थे, वो अब जाके चला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी बुंदेलखंड के अंदर ट्रेन से पानी जाता था, ट्रेन से। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने घर घर में नल पहुंचाया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में घर घर में नल पहुंचाया। कोई गांव, कोई गली, कोई कुछ ऐसा नहीं है जहां पेयजल की व्यवस्था न की गई हो। उसी बुंदेलखंड में जो पानी के लिए तरसता था, उसी बुंदेलखंड का चोमू का विकास हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। आप बताइए, आपने कौन सा पावर प्लांट लगाया है आज तक? आपने कौन सा पावर? नहीं, अभी आप जो बात कर रहे थे, पिछली सरकार की बात कर रहे थे। अगर जनता ने आपको घर बैठाने का काम किया है तो कहीं ना कहीं जनता अखिलेश यादव जी के और आपकी पार्टी के काम से खुश नहीं होगी। आपने कहा कि हम आगे 17 में, सुनिए, आपने ऐलान किया हम सरकार में आएंगे। आपने इस प्रदेश के मुसलमानों से कहा हम अकलियतों को 18% आरक्षण देंगे। आपने वादा किया, आपके इसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ है, आपने वादा किया 18% अकलियतों को अलग से आरक्षण देंगे। लेकिन आपकी 5 साल की सरकार चली गई, अकलियतों को कोई आरक्षण नहीं मिला, कोई आरक्षण नहीं मिला। 5 साल आपने निकाल दिए, तो अकलियतों ने देख लिया हमारे वोट का नुकसान हो रहा है, ये झूठे क्या है। तो आपने झूठे वादे किए, सत्ता में आ गए। आप बलात्कारियों के लिए बोल रहे हैं कि बहनों के साथ घटनाएं हो जाती है, बेटों के साथ। तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी खड़े होकर कहते हैं बलात्कारियों के लिए कि लड़कों से घटना में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, बलात्कार जैसी घटना को आप छोटी छोटी गलती बताते हैं। वही उसी विधायक सैगर को, जो सैगर सपा से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया, उसी विधायक सैगर के खिलाफ आदित्यनाथ जी ने उनके खिलाफ चार्जशीट लगवाई, मुकदमा कायम करवाया, जेल भेजने का काम किया। आप योगी की मंशा पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। चलो सुनिए, फिर बात को मौका देंगे। आवाज आपकी। एक व्यापारी की हत्या कर देते उसके कमरे, होटल के कमरे में घुस के। जनता ये भी देख रही है। जी, अगर आप मौका दे तो अब मैं अपनी बात रखूं। लारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रिजवान साहब सुन लीजिए पहले आप। तारिक भाई, रिजवान साहब, हाँ बोलिए। गोरखपुर में आपकी गुंडा पुलिस ने जो व्यापारी की हत्या की है वो भी जनता ने देखा है। आपके मंत्री ने जो गाड़ी चढ़ाई है किसानों पर वो भी देखा है। और आपके एडीजी, डीजी सब लोगों ने जब कहा कि बलात्कार नहीं हुआ और बलात्कार पीड़ित लड़की को रात में 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया है, वो भी देखा है। जनता देख रही है, चिंता ना करिए। मैं भी वही बताना चाहता हूँ तारिक साहब,
कि आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलात्कारियों को संरक्षण देने की बात करते थे, जिस पार्टी का एजेंडा ही बलात्कारियों को संरक्षण देना है, तो आपके मुंह से इस प्रकार की बहन बेटियों के साथ जो भी इस प्रकार के बारे में आप डिफेंड नहीं कर सकते। आपको ये अधिकार ही नहीं है। आपसे ये अधिकार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने पहले ही छीन लिया। आप तो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी हैं। आप तो ये कहते हैं कि बच्चे कर दिया है ना, लेकिन सरकार उसमें SIT गठित करती है, मुकदमा कायम करवाती है, दोषियों को जेल भेजने का काम करते हैं। आप योगी जी की मंशा पे कहीं से कहीं तक सवाल खड़ा ही नहीं कर सकते। और जितना विकास कार्य यहाँ हुआ है, आप देखिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था उत्तर प्रदेश के अंदर 33 एम्स नहीं होता था, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं होता था, ब्रेक पड़ जाते और जिसे 2 को जनता को समर्पित कर दिया आपका गोरखपुर। ब्रेक का वक्त हो रहा है, बाकी सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा सा वक्त और है, लेकिन एक छोटा सा वक्फा फिलहाल हम कर लेते हैं। कीजिए अपनी सुबह का नूरानी आगाज। तिलावत कुरान का दिलकश अंदाज, उर्दू तर्जुमे के साथ कलाम इलाही। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। रोजाना एक सिपारे से आगाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की बरकतों के खजाने, साथ में हम दो नात के भी नजराने। मुस्तफा गए, मुस्तफा गए। दरस कुरान रोजाना सुबह 6:30 बजे, सिर्फ आलमी सहारा पर। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं वोट की जंग और हम बात कर रहे हैं इंतखाबी इशूज़, कितनी सियासत और कितनी हकीकत इस मौजू पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रिजवान खान साहब जो बीजेपी लीडर हैं और अनिल गर्ग साहब जो सियासी तज्जिया निगार हैं, और स्काइप पर हमारे साथ तारिक अहमद लारी साहब जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो मौजूद हैं। अब हम गर्ग साहब से बात करते हैं, क्योंकि गर्ग साहब का ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है। कि आपने बयानात सुने, उसके बाद हमारी जो मेहमानान हैं उनकी बातें भी आपने सुनी, चाहे रिजवान साहब हो या लारी साहब हो। किस नतीजे पर आप पहुंचेंगे कि मतलब क्या रुख होगा? आपने हालांकि ये कहा कि फ़र्क साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ और भी जिस आपने जिक्र किया कि मजहब भी होगा, सियासत उसमें ज़ात पात की सियासत होगी, फिर ओवरऑल क्या नतीजा हो सकता है इस इलेक्शन का आपकी नज़र में? देखिए, जो मैं बात शुरू में की थी, मैं उसी लाइन से शुरू करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव धर्म और जाति को छोड़ के कभी नहीं हुआ, ना पहले कभी हुआ है और ना इस बार भी होगा। इस बार भी इसका पुट तो रहेगा ही। जो चीज़ देखी जाती है राजनीति के धर्म और जाति के साथ साथ पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस जो भाजपा योगी शासन का रहा, उसका परफॉर्मेंस की बात होगी और धर्म जाति का पुट रहेगा ही। धर्म जाति में क्यों कह रहा हूँ, आप टिकटों का जो बंटवारा उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी ने किन लोगों को टिकट दिया है, उसमें धर्म जाति का विशेष ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया। आप नेताओं का आदान प्रदान देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कभी किस तरफ खड़े होते हैं, इस बार यहाँ खड़े हैं, राजभर जी पिछली बार कहाँ खड़े थे, इस बार कहाँ खड़े हैं, अपर्णा यादव अपना घर छोड़ के क्यों बीजेपी में चली जाती हैं। यानी जिसको टिकट नहीं मिलता जिस पार्टी से, उसको तुरंत लगता है ये वाली पार्टी खराब थी, दूसरी वाली पार्टी अच्छी थी। विचारों का, विचारधाराओं का कोई लेना देना किसी राजनीतिज्ञ के लिए, किसी राजनेता के लिए बचा ही नहीं है। हम सबको ये सामने नजर आता है। बिल्कुल। रिजवान खान साहब, मगरबी उत्तर प्रदेश एक बड़ा अहम फैक्टर साबित होगा सिलेक्शन, हमेशा रहा है और वहाँ अलग तरह की सियासत होती रही है। उससे पहले फसादात की वहाँ पर राजनीति हुई, इस बार किसान आंदोलन की राजनीति वहीं से खड़ी हुई थी। तो आप क्या समझते हैं, कितना खतरा है आपको वहाँ पर और कितना लूज वहाँ पे आप कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात बताऊं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वास्तव में ये वीरों की और शेरों की भूमि है। यहाँ कोई भी छोटा मोटा फैक्टर बहुत लंबे समय तक असर नहीं करता। और यहाँ गंगी जमनी जो तहजीब है, आप देखिए, इस तरफ जमुना है और इस तरफ गंगा है,
तो गंगी जमनी तहजीब जिसे हम कहते हैं वास्तव में, तो ये जो उसके बीच का जो क्षेत्र है वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहाँ हरित क्रांति है, हरा भरा क्षेत्र है और यहाँ लोग उच्च कोटि के विचार रखते हैं और यहाँ सब लोग शिक्षित हैं और यही से अधिकांश IAS IPS निकलकर देश की सेवा में लगे रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पहले अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि मुस्लिम क्षेत्रों में भ्रांतियां फैलाई गई थी कि बीजेपी ये है, बीजेपी वो है, बीजेपी ऐसा है, बीजेपी वैसा है। और अभी कोई एक नेता जो अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी में थे लेकिन वहां स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई और दूसरे दल में वो चले गए हैं, जिनका भी जिक्र कर रहे थे, वो अपने आप को नेवला बताते हैं और बीजेपी को नाग और सांप बता रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें भी स्पष्ट रूप से इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आपकी हैसियत इस राजनीति में चूहे के बराबर है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वो एक बाज की तरह है। तो आप जैसे ही आपकी चीजें सामने आएंगी तो आप बाज के पंजे में आ जाओगे। आप उस तरीके की अनगल बातें ना करें। दूसरी बात यह है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो फैक्टर है, आज भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश, मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं, 40 से 50% मुस्लिम वोट मिलने जा रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट मिलने जा रहा है। क्योंकि मेरा मुस्लिम समाज इतना ईमानदार है, जिसे मोदी जी की छत मिली है, उसने दावे के साथ किया कि मैं अपने मोदी जी भाईजान को वोट देने जा रहा हूं। मेरा मुस्लिम समाज इतना ईमानदार है कि उसने वो दावे के साथ कह रहे हैं कि जिसे सिलेंडर मिला है, जिसे शौचालय मिला है, जिसे आयुष्मान का कार्ड मिला है, जिसे मोदी जी की योजनाएं मिली है, योगी जी की योजनाएं मिली है, वो 15 करोड़ परिवार जिन्हें राशन मिला है, जिनके बारे में कभी सपा और कांग्रेस सोच नहीं पाए। सच्चर कमेटी बनाई आपने, उसकी रिपोर्ट ले ली सच्चर कमेटी की, लेकिन लागू नहीं कर पाए। आपने वादा किया कि हम सत्ता में आएंगे, सपा की सरकार बनेगी, 6% यादव ने 18% मुसलमानों को भरकर आपको 18% आरक्षण देंगे। मुसलमान भोला भाला सीधा साधा आया, उसने सरकार बनवा दी, लेकिन आपने 5 साल सत्ता की मलाई खाई, आपने आरक्षण नहीं दिया, इसी मुसलमान ने आपको पटक दिया। और आप फिर देखना मुस्लिम बूथों पे, अगर एक भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बूथ ऐसा रह जाए जिसपे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये एकमात्र पार्टी ऐसी है जहां अल्पसंख्यक बूथों का भी गठन भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। मुस्लिम नौजवान कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख के रूप में भाजपा के साथ खड़े हैं। तो यहाँ हम बस आखिरी एक जल्दी से बताइए कि जाटों की क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं? आप सब किसान आंदोलन भी खत्म हो गया और ये बड़े फैक्टर हैं। आपने मुसलमानों का जिक्र तो कर ही दिया कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जाटों के बारे में क्या तज्जिया? जाट वाली बात बताता हूँ। संजीव बालियान हमारे बड़े नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में है। अभी एक IPS अधिकारी मौजूदा सांसद है, IPS अधिकारी सत्यपाल सिंह जी मौजूदा सांसद है, वो भी जाट समुदाय के हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहित बेनीवाल वो भी जाट समुदाय से हैं। और उसके अलावा हमारे उमेश मलिक को ले लीजिए आप, KP मलिक को ले लीजिए आप। उसके अलावा मैं बताता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह जाट समाज से है। तो ऐसा नहीं है अगर 10% जाट जैन के साथ होंगे तो 90% रिजवान साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ। रिजवान साहब, आपको जहां खतरा था वहां आपके हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा। अब तारिक अहमद लारी साहब, बस आप जो ये चीजें सामने आई उनको समझते हुए कि क्या चैलेंजेस हैं, और कोई इल्जाम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं? अब जो जैसे मैंने जिक्र किया था कि मगरबी उत्तर प्रदेश बड़ा अहम फीचर है, इसी तरह मशरकी यूपी भी है, तो आप किस तरह देख रहे हैं उस पूरे नक्शे को? बस आखिर में ये सवाल आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी की तरफ मुसलमानों का रुझान है तो मैं सबसे पहले राजनीति से संन्यास लेने वाला आदमी में से हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये अगर सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो बीजेपी ने कितने मुसलमानों को MLA का टिकट दिया है ये बताते रिजवान साहब। रिजवान साहब, ऐसे बात नहीं की जाती है, सोच समझ के बोला जाता है। आपकी बात पे मैं तो हंसा ही हंसा हूँ, दुनिया हंस रही है कि देखो ये कैसा आदमी है जो बेवकूफ वाली बात कर रहा है। बात पॉइंट की करिए, ऐसी बात ना करिए जो हजम ना हो। हाजमोला से भी हजम नहीं होगी आपकी बातें। दूसरी बात, जाट और मुसलमान कॉम्बिनेशन और शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड यादव कॉम्बिनेशन पश्चिम में बहुत अच्छा चल रहा है। ये हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, पूरी बात सुन लेते हैं ताकि मुसलमान किसान भी है, ठाकुर मुसलमान भी है, ब्राह्मण किसान भी है, सारे किसान हमारे साथ हैं। किसान इनके खिलाफ हैं और हम लोग वहां पे आप देखिएगा 100% पश्चिमांचल में हम लोग जीत दर्ज कर रहे हैं और हमारी सरकार बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है, ये मैं गारंटी देता हूं। क्या ये गारंटी देते हैं कि ये 200 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? नहीं, ये सिर्फ बैठ कर यहाँ पे हंगामा क्रिएट करने के लिए और बेमतलब की बात करने के लिए है। कौन नहीं जानता है बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? किसको दे दिया उन्होंने? किसको मुसलमान को? मैं आपको एडवांस में निमंत्रण देता हूँ। एक मुसलमान MLA नहीं बना हुआ इनका,
एक मुसलमान एमएलए नहीं है, इनका टिकट मिला हुआ, तो क्या बात करेंगे आप? नहीं, सबका इसमें दोष आप जैसे नेताओं का है, इसमें दोष आप जैसे नेताओं का है। जब भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे मुस्लिम नौजवानों को टिकट देकर मैदान में उतारती है तो आप कौम को बरगलाने का काम करते हैं, आप कौम को पछाड़ने का काम करते हैं, आप कौम को गुमराह करने का काम करते हैं। कौन सी कौम की बात कर रहे हैं आप? किस कौम के हैं? कौन सी कौम को पछाड़ रहे हैं? अरे हम लोग कौम पछाड़ रही है तो ज्यादा अच्छा है, आपके बाद तो मर जा रही है वो कौम। अगर आज देश के मुसलमान का उद्धारीकरण होगा, अगर उत्थान होगा, अगर देश का मुसलमान तरक्की करेगा तो वो शिक्षा के माध्यम से करेगा, उसका शिक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मुसलमान समझ चुका है। आपने क्या किया? आपने समाज के अंदर गुंडों को टिकट दिया, आपने गुंडों को चेहरा बनाया, चुनाव में उतार रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर मुसलमान क्यों नहीं चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए? वक्त खत्म हो रहा है। गर्ग साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी सुन लेते हैं। मैं रिजवान जी जब बोल रहे थे तो मेरे को एक चीज ध्यान आ रही थी, लारी साहब उससे इत्तेफाक नहीं रखे, बड़ी जोर से हंसे भी थे, लेकिन ये बात ठीक है। 2014, 2017, 2019 भारतीय जनता पार्टी उन जगह से जीती जहां पे मुसलमान वोटर की फैक्टर था, यानी इतनी बड़ी तादाद में था, जिस तरफ जाएगा उस तरफ जीतेंगे। वो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी जीती अगर मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया? तो ये कहना समाजवादी पार्टी को, कभी पहले बीएसपी को, अभी अवसुद्दीन पार्टी को, ऐसा लगता है कि मुसलमान वोटों को उनका एकाधिकार है और वो अपनी मर्जी से ले लेंगे, और इसी गलतफहमी के कारण वो हारते भी हैं। आप जिसका भला करेंगे तो लोग आपके पक्ष में आएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं आएंगे कि आप उनको डरा के रखेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनके बेहतर के लिए सोचिए, ना कि उनको मान के चलिए आपको वोट बैंक और आपके जेब में आएंगे ही आएंगे। तो एक तो ये गलत बात। दूसरी बात ये जो आपने भी बात की, पश्चिम यूपी की बात चल रही थी, वहां जाट और मुसलमान और किसान 3 की फैक्टर हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है ये शायद तीनों इनके हाथ से हल गए, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं 2017 में अधिकतर सीटें भाजपा ने जीती थी। वहां पे राष्ट्रीय लोकदल तो पहले भी था, जो जाटों का अपना एकमात्र नेता बनता है, उसको सिर्फ 1 सीट मिली थी। तो कोई भी किसी की जेब में नहीं है, जिसको जहां पे लगेगा मतदाता। अभी बात कर रहे थे लारी साहब मतदाताओं के मन की, वो मेरे लिए कह रहे थे कि आप मतदाताओं का मन नहीं जानते। ये भी मन जानते नहीं है शायद, या जानते हैं तो मानते नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये मान के चलती है जो हम कह रहे हैं वही मतदाता चुपचाप मान लेगा, ऐसा नहीं है। मतदाता बहुत समझदार है, बहुत परिपक्व है, उसको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं और कर क्या रहे हैं और सोचेंगे क्या और करेंगे क्या। इसलिए इस तरह से नहीं चाहिएगा, नहीं तो फिर आपको पहले जैसी निराशा ना हासिल लगे। ये बात पक्की है, जो मैं मान के चलता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा जो पहले शिखर को छू चुकी है उससे नीचे आएगी, एसपी जो बहुत नीचे चलेगी तो उससे ऊपर आएगी। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि भाजपा शायद 202 का जादुई आंकड़ा तो छू ही लेगी। तो मैं मान के चलता हूं सरकार तो शायद भाजपा की बनेगी, लेकिन उतने बड़े मतांतर से नहीं बनेगी जितनी पिछली बार बनी थी। लारी साहब ऐसा और मुश्किल हो जाएगा, इतनी मेहनत के बाद भी अगर जिस तरह कह रहे हैं गर्ग साहब के वो बात नहीं बनेगी। बस आखिरी सेंटेंस आपका। गर्ग साहब के बारे में सब जानते हैं कि ये कहा किस माइंड के हैं और किस दिमाग के हैं और क्या सोचते हैं और किसको। मेरे बारे में क्या जानते हैं मत बताइए, मैंने क्या बोला उसके बारे में लारी साहब बताइए ना। हमारी सफाई जानती है और जनता से हम बात कर रहे हैं। हमें गर्ग साहब जैसे बीच के लोगों की जरूरत नहीं है, ना इनके राय। भाई साहब मैं आपके पक्ष में आ भी नहीं रहा हूं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि आप मैं क्या बोलता हूं उस पर जवाब दीजिए, मैं क्या सोचता हूं उस पर नहीं आइए। आपकी बात को हवा की बात ली जाएगी गर्ग साहब। अपनी बात करें आप तारिक साहब, तारिक भाई बस अपनी बात करिए आखिरी में कि आपका क्या भरोसा है, क्या एतमाद है, एक आखिरी जुमला बस आपका। देखिए हमारा पूरा भरोसा है, जनता हमें पसंद कर रही है। जनता अगर पसंद ना करती तो सवेरे 4-4 बजे तक हमारे रथ यात्रा को लेकर उत्साहित ना होती, जो बिना पैसे, बिना सरकारी इमदाद, बिना सरकारी मदद के पहुंची थी, जिसको पुलिस लठियाती भी थी कि भागो यहाँ से, उसके बावजूद जनता भागी नहीं। जनता चलिए बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है जी, जल्दी से कह लीजिए बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है वो कभी भी ना तो एहसान फरामोश था, ना है, ना होगा। जिन्हें भी योजनाओं का लाभ मिला है वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल यही इस डिबेट को खत्म करते रिजवान साहब की उस बात पर जो उन्होंने कहा था कि मगरबी उत्तर प्रदेश का मुसलमान बीजेपी के साथ जा रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी के बड़े लीडर जाते हैं और वो वहां के जाटों से कहते हैं कि आपकी हमारी लड़ाई एक ही है, आप भी मुगलों से लड़े और हम भी। उनका इशारा किधर था? इससे अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं अभी कुछ खतरा महसूस किया जा रहा है। तो मुगल तो और भारत में है ही नहीं, वो उन्होंने ये बयान बड़े नेता का समाज है, तो मैं समाज है, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज। मैं रिजवान साहब इसी सवाल पे छोड़ रहा हूँ कि जब मुगल तो चले गए, लेकिन अब लड़ाई उनकी किन मुगलों से है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रगुजार रिजवान खान साहब के
और अनिल गर्ग साहब के और रिजवान अहमद लारी साहब के कि आप इस डिबेट में शामिल हुए। इसी के साथ प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।